अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, अब सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कल अदम करार दे दी गई है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 2024 के इंतखाबात के लिए अहल हो गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से ये फैसला सुना दिया है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तरद हिलाली शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने समी बलोच केस का फैसला और ओवर रूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को किसी ने चैलेंज नहीं किया। फैसले में लिखा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि ये फैसला सुनाया जाता। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कल अदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 2024 के इंतखाबात के लिए अहल हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा। जी आलीजा। जी मोहम्मद आलीजा से रब्ता करेंगे। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, एक अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आ चुका है। इस फैसले को महफूज किया गया था 5 जनवरी को, और ये देखा जा रहा था कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कायदे मुस्लिम लीग नून हैं और उनके साथ साथ जहांगीर खान तरीन IPP के सरबराह, उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं। और अब इस केस के फैसले के साथ हम देख सकते हैं कि रिलीफ मिल गया फाइनली। मोहम्मद आलीजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। आलीजा बताइएगा, ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है, क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा जो है वो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आइन का आर्टिकल 62(1)F खुद से निफाज नहीं होता। 62(1)F की कोई कानूनी वजाहत नहीं करता। फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। किसी भी रुकने असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। ये फैसले में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 62(1)F की कोई कानूनी वजाहत नहीं करता। फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। किसी भी रुकने असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी फैसला जारी किया है। जी ठीक, आलीजा बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे कौन कौन मुस्तफीद हो सकेगा इस इलेक्शन में? देखें, अपेरेंटली जो 2 सियासी रहनुमा है, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन, वो डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट होंगे और वो आइंदा इंतखाबात 2024 के लिए वो अहल होंगे और वो दोनों आइंदा इंतखाबात 2024 में हिस्सा ले सकेंगे। और बताया जा रहा है कि फैसल वावडा भी इस फैसले से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। तहरीर फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F के डिक्लेरेशन जारी करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के तयन का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है आलीजा, साथ ही रहेगा। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एक बार फिर आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, ये कहा गया कि आइन में नहीं लिखा गया था कि कितनी सजा हो सकती है 62(1)F के तहत, तो आज ये यानी क्लैरिटी मिल गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ताहयात नाअहली नहीं होगी बल्कि अब इसकी मुद्दत 5 साल होगी। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो फैसला था 2017 का, जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से था मियां नवाज शरीफ केस में, ये गलत फैसला था। ये मावराए कानून, मावराए आइन था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसे साहब प्रोवाइडेड नहीं, कंसेप्ट ही नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन ताहयात नाअहली का। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उस वक्त के जो जजेस थे, तो वो इस निज़ाम अदल के सामने भी जवाबदेह हैं, इस कौम के सामने भी जवाबदेह हैं, अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह हैं कि उन्होंने एक सिस्टम को डिरेल किया और वो सजा दे दी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं थी।
जो इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं थी। जजेस वही सजा दे सकते हैं कि जो आप लॉ की किसी बुक में मौजूद हो, जो मौजूदा कानून जिसे स्टैट्यूट बुक कहते हैं या स्टैट्यूट लॉ, उसके अंदर प्रोवाइडेड हो। लेकिन उन्होंने वो सजा दी कि जो उसके अंदर मौजूद नहीं थी, अपनी जेब से निकाल के एक नई इख्तरा की, एक नई सजा ईजाद की कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। ये आपको पता है कि आर्गूमेंट्स के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा कि एक बंदा अगर गुनाह करता है शरई तौर पे भी उसे उसकी सजा मिल जाए, जुर्म की सजा मिल जाए, तो फिर वो ये नहीं होता कि एक किसी ने झूठ बोला तो पूरी जिंदगी के लिए झूठा हो गया, किसी ने कोई और गलत काम किया, उस पर जब हद नाफिज हो गई, उसे कोड़े लग गए या उसे ताज़ीरी सजा हो गई, तो उसके बाद वो उसकी गलती की, उसके गुनाह की, उसके जुर्म की जब उसे सजा मिल चुकी, तो वो लाइफ टाइम के लिए ना तो चोर है, ना काजिब है, ना ही वो झूठा या कोई मुजरम है। तो जब अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह ने भी लिमिट्स रखी हैं कि इन लिमिट्स के अंदर अगर ये गुनाह करोगे उसकी ये सजा है। कुरान और हदीस ने सजाएं मुतय्यन की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 62(1)(f) है, इस तरह की कोई सजा प्रोवाइडेड नहीं थी। हाँ, ये जो सादक और अमीन का कंसेप्ट है वो मौजूद है, लेकिन अगर कोई बंदा सादक और अमीन नहीं है तो उसके लिए ये है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बात थी कि वो उसके पेपर्स इस बुनियाद पे रिजेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो परमानेंटली फारिग हो गया, हमेशा के लिए वो इलेक्शन से नाइल है, वो क्या पॉलिटिकल पार्टी की सदारत नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके रास्ते में एक रुकावट है। इस फैसले ने रिवर्स होना था, इस फैसले ये सस्टेनेबल नहीं था, इस फैसले को रिविजिट करना था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज ये अपने लॉजिकल एंड को पहुंचा, तो इसका एंड यही था जो, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा। लीगल फ्रेटर्निटी के सब लोगों को तवक्कुआत यही थी कि ये गलत फैसला है और इसे रिवर्स किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज राइटली रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन राजा खालिद महमूद साहब, जिस तरह से हम अभी तक तारीख देखते आए हैं, जो माजी के जो फैसले होते हैं, करंट यानी हालिया जो अदालतें होती हैं वो उसको तनकीद का निशाना बनाती हैं। अब अगली अदालत आएगी, वो फिर कन्वीनियंस के मुताबिक एक जब फैसला पार्लियामेंट में कोई कानून साजी होगी फिर उसको देखते हुए किया जाएगा। तो सर ये जो एक प्रैक्टिस है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? क्यों कानून अगर किसी चीज़ पे बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। कानून का एक असूल है, उससे कहते हैं स्टेयर डिसाइसिव। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स अपने पहले फैसलों की पाबंद रहती हैं, उसी की रोशनी में आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मजाक बना हुआ है कि वो बिल्कुल बदलते हालात के तहत या बदलती फिजा के तहत फैसले देते हैं, अपनी पसंद और नापसंद के तहत बाज़-औक़ात फैसले देते हैं। और इसमें भी जो 2017 का फैसला था वो उसमें वो बोझ से भरा हुआ फैसला था, गलत फैसला था, उसका कानून और आइन के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये फैसला सस्टेन नहीं करेगा। जब भी ये चैलेंज हुआ या इसको रिव्यू पिटीशन आ गई या इस हवाले से किसी तरह की कोई पिटीशन दाखिल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फैसला रिवर्स होगा। तो चलें, उसे 5 साल लगे, 5 साल से कुछ अर्सा, शायद 6 साल लग गए। 2017 का वो फैसला था। 6 सालों के बाद उसका जो अल्टीमेट और लॉजिकल एंड है यही होना था और वो हुआ। और सर, इस सारी सिचुएशन में जो एक इख्तलाफी नोट सामने आया है उसकी रेलेवेंस क्या देख रहे हैं? जस्टिस देखें, इख्तलाफी नोट जजेस का अख्तियार है, उनका राइट है कि हर जज अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैसला देता है। तो जो जज साहब जिन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया तो वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी इंटरप्रिटेशन है लॉ की और कानून की, तो वो उनका हक है। लेकिन अक्सरियती और वाज़ेह अक्सरियत यानी 6-1 की कसरत से ये फैसला आया, तो मैं समझता हूँ कि 6 का फैसला इंतहाई इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, कानून और आइन के मुताबिक है, रीजन के मुताबिक है, अकल के मुताबिक है, रैशनल के मुताबिक है। अच्छा खालिद महमूद साहब, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की आप किस तरह से कानूनी वजाहत करेंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि सादिक और अमीन के लिए इंटाइटल्ड सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, इसके अलावा कोई आम आदमी कैसे सादिक और अमीन का इंटाइटल हो सकता है? देखें, बात यह है कि अगर उसकी ट्रू स्पिरिट को देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है
कौन बंदा क्लेम कर सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अलावा कि वो सादक और अमीन के मयार पे पूरा उतरता है और वो सर्टिफिकेट दे। अनफॉर्चुनेटली ये जो उस वक्त मार्शल लॉ रजीम थी, जनरल जिया साहब के दौर में ये अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था और सादक और अमीन का ये तस्वर लेके आए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनरल साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने वादा किया था इस कौम के साथ कि 90 दिनों के अंदर मैं इलेक्शन करवाऊंगा। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, 11 साल तक वो बरसरे इक़्तिदार रहे और वो भी एक हादसे का शिकार होके तो इस दुनिया से रुखसत हुए। शायद वो अपने इक़्तिदार को मजीद तूल देते। जो बंदा अपने वादे पे पूरा नहीं उतर सका, जो खुद सादक और अमीन नहीं था, उसने कौम को सादक और अमीन का कंसेप्ट दिया और सर्टिफिकेट वो जजीज दे रहे हैं कि अब मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाहता, वो सारे ही रिटायर हो चुके हैं, कि जिनका सदाकत और अमानत के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। साकिब निसार साहब के हवाले से ये तो आपका तज्जिया हो गया ना, हम आपसे कानूनी टेक लेना चाह रहे हैं। ये एक नुक्ता जिस पे बात हुई, जो समात में अदालत कानून नहीं बनाती बल्कि पार्लियामेंट का ये काम है, बस कानून का जायजा लिया जा सकता है कि कानून के मुताबिक ये दुरुस्त कानून साजी हुई है या नहीं। तो इस कानून साजी पे बड़े सवालात भी उठे थे। इसको मुतनाज़ कानून साजी कहा जा रहा था जो इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई। जी देखिए, कानून बनाना प्रीरोगेटिव है पार्लियामेंट का। जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो आपका लेजिस्लेचर है, उसका काम है कानून साजी करना। अदालतों का काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना। अदालतें भी उस पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की क्रिएशन होती हैं। अदालतें कानून नहीं बना सकती, कानून की इंटरप्रिटेशन करती हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन करती हैं, उसकी तशरीह और ताबीर करती हैं। वो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। गड़बड़ वहीं पे होती है कि जब आप अपने डोमेन से निकल के दूसरे के डोमेन में मुदाखलत करें कि जो जजेस हैं या हाई कोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट का काम अपने जिम्मे ले और उनके काम में मुदाखलत करें। फिर एग्जेक्टिव को आप इस तरह से नहीं उनके काम में मुदाखलत कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि जो इंतजामिया है, जो एग्जेक्टिव है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उनमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन बार बार मुदाखलत की जाती है। ठीक है, शुक्रिया। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो अहम फैसला आया है, इस पर हम कानूनी नुक्ता नज़र उनकी जानने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जनाब ये जो अहम फैसला आया है ताहयात नाअहली का, ताहयात नाअहली अब ख़त्म कर दी गई है, जिसके मुताबिक अभी कहा जा रहा है कि जो नाअहली की मुद्दत होगी वो 5 साल होगी और इससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक रिलीफ मिल गया। 2024 के इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जो जहांगीर खान तरीन हैं वो भी 2024 के इलेक्शंस में हमें दिखाई दिएंगे। इससे पहले जो एक फैसला आया था उसको नलिफाई किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 7 रुकनी बेंच ने, जिसमें से 6-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है और उनकी जानिब से कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं, नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है, ये उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि समीउल्लाह बलोच का जो फैसला था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त फैसला था। ये एक इख्तलाफी नोट सामने आया है और जो तफसीली फैसला है वो अब से कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अहम फैसला आज सुना दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच। बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक मुख्तलिफ फैसला जो है वो सुना दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f को तनहा नहीं पढ़ा जाता और इसके तहत सजा भी नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। आर्टिकल 62(1)(f वाजे भी नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f में जो है वो दर्ज नहीं है कि कौन सी अदालत जो है वो इस हवाले से जो है वो फैसला करेगी और डिक्लेरेशन जो है वो देगी। और इसके साथ साथ तहरीरी फैसले में जो है वो ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f में ये भी दर्ज नहीं है कि नाअहली की मुद्दत जो है वो कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f के तहत
कार क्या होगा। ऐसा कोई कानून भी नहीं जो ये भी वादे करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नहली की वजूहात जो है वो क्या होंगी। ये भी वादे नहीं कि 62(1)F के तहत ताहयात नहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं है। फैसले में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नहली जो है वो आर्टिकल के स्कोप से भी बाहर है। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नहली का तस्वर बुनियादी इंसानी हकूक के शिक्कों से हम आहंग नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से जो है वो सरीयन मुतसादिम है। जब तक आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक कानून साजी नहीं हो जाती उस वक्त तक आर्टिकल 62(1)F जो है वो आर्टिकल 62 के जो दीगर शिक्के हैं उनके साथ मिलकर जो है इसको पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस जो है वो फैसला वापस लेती है और तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की जो है वो कोशिश की है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 की शिक 2 शामिल करके नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल के लिए कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की नहली आर्टिकल 62(1)F से ही मुतल्लिक है। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की नहली का कानून अब फील्ड में मौजूद है, तो इसी वजह से ताहयात नहली जो है वो खत्म हो जाती है और अब जो लोग नहल होंगे वो आर्टिकल 62(1)F के तहत उनकी नहली की मुद्दत जो है वो सिर्फ 5 साल होगी। अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप को मौजूदा केस में जो है वो नहीं देख रही और इसके साथ साथ जस्टिस जाया खान अफरीदी ने जो है वो इस फैसले से इख्तलाफ किया है और जाया खान अफरीदी फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहती हैं कि मैं जो है वो अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन मुस्तकिल है। जस्टिस याया खान अफरीदी का यह भी कहना है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक ही महदूद है। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन जो है वो मौजूद है। याया खान अफरीदी का यह भी कहना है कि तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला जो है वो दुरुस्त था। तो ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया और अब इस फैसले के बाद जो है वो जो भी सियासतदान जिनको ताहयात नहल किया गया था और वो 5 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं तो वो अब इलेक्शन लड़ने के जो है वो अहल हो जाएंगे और इनमें सरफहरिस्त जो है वो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन जो है वो सरफहरिस्त हैं, तो अब वो इलेक्शन लड़ने के बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो अहल हो चुके हैं। जी अच्छा तैयब बलोच, हमें साथ ही आर्टिकल 62(1)F के जो कानूनी नुकात हैं आइन में क्या कहता है उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी आर्टिकल 62(1)F जो है वो आइन में तो मौजूद है लेकिन उसमें सजा का तयन जो है वो नहीं किया गया। तो इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और समीउल्लाह बलोच केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आर्टिकल 62(1)F के तहत जो है वो ताहयात नहली जो है वो करार दी थी और जिसके बाद जो है वो एक गेटवे खुल गया था कि बहुत ज्यादा सियासतदानों को जो है जो 62(1)F पे पूरा नहीं उतर रहे थे उनको ताहयात नहल किया जाता रहा। फिर जो है ये मामला दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा इस मामले को देखा तो उसमें ये चीज वाजे हुई कि चूंकि आइन साजों ने या पार्लियामान ने आर्टिकल 62(1)F की सजा जो है वो आइन में शामिल नहीं की, जबकि दीगर जो आर्टिकल इस हवाले से मौजूद है उसमें लिखा हुआ है कि नहली की मुद्दत या उसकी सजा जो है वो कितने साल होगी, लेकिन 62(1)F इस हवाले से खामोश था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी तैयब बलोच आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। चौधरी मंजूर अली साहब, सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है और मुद्दत अब तय की है और वो मुद्दत 5 साल होगी और अब इसके तहत जो पॉलिटिशियंस हैं वो अब इलेक्शन में आने के लिए अहल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो पहले मेरा नाम ठीक करें, मैं बिल्कुल अली और हुसैन के मानने वालों में से हूँ लेकिन मेरा नाम चौधरी मंजूर अहमद। शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि देखिए बुनियादी तौर पर ये ज़िया-उल-हक के दौर में इंक्लूजन हुई थी, ज़िया-उल-हक के दौर में ये दाखिल की गई थी सारी चीज़ें और बड़ी मुबहम चीज़ें दाखिल की गई थी कि अगर ये हो, जैसे उसने कहा था कि अगर आप इस्लाम को चाहते हैं तो मैं 5 साल के लिए इस मुल्क का प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाऊँ। इसी तरह से ये था कि आप एक कहते हैं जी कि ईमानदार होगा, आप उसकी तारीफ क्या करेंगे, कोई फासिक नहीं होगा, मतलब अजीब मुबहम चीजें डाल दी गई 62-63 के अंदर।
जिसका नतीजा ये है कि वो उसकी जो मर्जी कोई तशरीह करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस किस्म की बात की जो कि बुनियादी तौर पर एक दुरुस्त बात नहीं थी। आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस वक्त हमने 18वीं तरमीम के वक्त में कोशिश की थी, उस वक्त नून लीग ही नहीं मानी थी और कुछ मजहबी जमातें इनके साथ नहीं माने, वरना हम तो उस वक्त इसको निकालना चाहते थे। तो सर इसलिए तो ये सवालात भी उठ रहे थे ना, जब ये कानून साजी हुई पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो ये कहा जा रहा था कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, कुछ शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए इस वक्त में कानून साजी की जा रही है, और ये एक मुतनाज़ कानून साजी भी इसे कहा जा रहा था। तो आप समझ बात ठीक है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। जब हम कह रहे थे 18वीं तरमीम हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं की? लेकिन जब वो कानून साजी हुई सर, तब आप भी इस गवर्नमेंट में मौजूद थे ना, पीडीएम के साथ। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूरे कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसकी आधा हिस्सा ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने कहा 18वीं तरमीम के वक्त, उस वक्त भी तो हम इकट्ठे थे ना, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। उस वक्त नून लीग नहीं मानी, और ये नहीं मानते होते। पहले जब हमने कहा कि आप वहाँ पे नैब में तरमीम कर ले, ये नहीं माने। बाद में उसी नैब कानून के तहत काबू आए। इन्होंने जब दहशतगर्दी की अदालतें बनाई, हमने इनको कहा कि ना बनाए। फिर मियां नवाज शरीफ उन्हीं अदालतों में ट्रायल हुए, फिर इसको कहा कि निकालें, नहीं माने, फिर उसी के तहत नाअहल हुए। तो हमारी बात जब ये नहीं मानते, फिर उसी के तहत वो काबू आते हैं और फिर उसी के तहत होते हैं, तो फिर दौड़ते हैं कि अब ये कर लें। वो मुनासिब नहीं होता उस वक्त इस किस्म की चीजें करना। लेकिन बहरहाल एक ठीक फैसला ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि वो जो उस वक्त कानून साजी थी वो वाकई कन्वीनियंस के तहत की गई थी? मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त करनी चाहिए थी जब हमने कहा था 18वीं तरमीम। बिल्कुल ठीक है। और सर ये जो ये बात भी सामने आ गई कि अब जो 5 साल नाअहली की मुद्दत होगी सियासतदानों के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए अब ये 5 साल की नाअहली की मुद्दत कर दी गई है। ये खुशाइंद बात है कि अब कोई भी, वो चाहे किसी भी तरह का कोई भी उसके ऊपर कन्विक्शन हो, कोई इल्ज़ाम साबित हो चुका हो, लेकिन नाअहली की मुद्दत 5 साल ही रहनी चाहिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि तौबा का रास्ता खुला रहना चाहिए। ये नहीं, आप दो चीज़ों को बिल्कुल मिक्सअप कर रहे हैं आप तो। जी। एक है अहलियत, ठीक, एक है नाअहलियत। अब दोनों को आप तो मिक्सअप ना करें। वो और है, ये और। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाअहलियत में जाए। ये अहलियत के लिए, आप सारी जिंदगी के लिए अहल नहीं है या 5 साल के लिए है। 62(1)(f) को जरा देखें, उसको देखें उसका क्या है, और बाकी जो नाअहलियत है उसको देखें, वो अलहदा है। उसमें का पूरा चार्ट है कि कौन कौन नाअहल होगा और कैसे होगा। सही। और चौधरी साहब, एक बात बड़ी ज़ेर बहस रही, वो हम देखते रहे कि उस पर बात भी होती रही, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा यह जा रहा था, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी जब आते रहे, वो ये कहते रहे कि जो जैसे ही कमान काजी फायज़ ईसा साहब के हाथ में आएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। उनको जोड़ा जा रहा था उनकी अदालत से कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप समझते हैं कि ये जो आज फैसला था प्योरली ये आईन और कानून के मुताबिक था, या फिर किसी ना किसी हद तक किस्म की मुशगाफियों में कोर्ट के मुताबिक नहीं बात कहनी चाहिए? आपको सवाल भी नहीं करना चाहिए सर, लेकिन सियासतदान इसको हिस्सा बनाते रहे ना। अब नहीं, मेरा ख्याल है आप ना ही करें, इसमें ना पढ़े। सर हम नहीं पढ़े, लेकिन ये सियासतदान जब इस डिस्कशन का हिस्सा बनते रहे हैं तो उसी पर फिर बात हो रही है ना। देखिए, वो चीजें किसी को कोई सूट कर रहा होता है, किसी को कोई। हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इस मुल्क के अंदर जो कानून की और आइन की दुरुस्त तौर पर तशरीह करे। ठीक है। और जैसे भुट्टो साहब का केस है, जो कुछ हुए हैं वो गलतियां भी दूर करें, और अगर वो करना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है उसको पॉजिटिव भी देना। अच्छा, सर जाते जाते मैं ये थोड़ा हट के टॉपिक है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप समझते हैं कि हालात वाक़यात वाकई ये बन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, वो होने जा रहा है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, वो तो हम आज भी कह रहे हैं। अगर DROs को देखें, डिप्टी कमिश्नर्स को देखें, बाकी लोगों को देखें, वो जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं। तो हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए तो ये इस मुल्क के लिए एक और बड़ा खौफनाक अमल होगा।
पहले 2 इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुए हैं, 13 और 18 का, जिसके खिलाफ बाकायदा धरने और सब कुछ हुआ। और अब अगर लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए, ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। कौन मानेगा इसका रिजल्ट? तो इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और जिस तरह से जो आज अहम फैसला आया है उस पर अपना कमेंट दे रहे थे। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, यानी इसकी जो तशरीह है वाज़ेह कर देनी चाहिए थी। 62(1)(f) के तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल ही होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में कानून साजी की गई थी, और उसमें जब तरमीम की गई तो उसके मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज ये फैसला दिया है वो भी इसकी तायद कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का स्याबाब अब आखिरकार ख़त्म हो गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह के जरिए पाकिस्तान और अवाम को महंगाई, मुआशी तबाही और बैनुल-अक़वामी रसवाई की दलदल में धकेलने वाले सियाह किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए हैं। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि ताहयात नाअहली ख़त्म करके कमज़ोर जमहूरियत को मजबूत किया गया, जल्द या बदेर इसका फ़ायदा सबको होगा। ताहयात नाअहली केस में साजिश पर मबनी था ख्वाजा साद रफ़ीक। ये शर्मनाक फैसले मज़ाहमती सियासत रोकने का शाखसाना थे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म करके कमज़ोर जमहूरियत को इस्तेहकाम दिया, जल्द या बदेर इसका फ़ायदा सबको होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि अदलिया के आज़ादाना फैसले देखने और सुनने को तरस गए थे और सुप्रीम कोर्ट को सलाम है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने ट्विटर पैगाम में ये वाज़ेह कर दिया। जी हाँ, एक अहम फैसला आने के बाद हम देख रहे हैं कि अब इस पे रद्द अमल सामने आना शुरू हो चुका है सियासतदानों का। साद रफ़ीक की जानिब से ट्वीट किया गया इस सिलसिले में। आगे बढ़े दीगर खबरों में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बहरीन के फरमा रवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई है। इसके अलावा आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस खबर की डिटेल्स लेते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन का सरकारी दौरा किया है, और बहरीन के दौरे के अंदर उनकी बहरीन की आला क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं, जिनमें बहरीन के जो सरबराह हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जो अस्करी सतह पर मुलाकातें हुई हैं उसमें बहरीन डिफेंस फोर्सेज के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा शामिल थे। और इन तमाम मुलाकातों के अंदर दो तरफा जो उमूर हैं, खासतौर पर सलामती से मुतालिक उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान दिफा बिलखुसूस तरबियत के शोबे में जो ताउन है उसको फ़रोग़ देने के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। और इसके अलावा बहरीनी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को भी इतराफ़ किया गया, और इलाकाई अमन के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उनको भी सराहा गया। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत की, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस तकरीब में इंतदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक़ से मुतालिक शानदार मुजाहरे का भी एहतमाम किया गया था। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशा वाराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया गया। इसके अलावा जो सबसे काबिल जिक्र बात है वो ये है कि बहरीन के फरमारवा ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करने के इतराफ़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन जो है फर्स्ट क्लास उससे भी नवाजा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सलमान। सेनेट छोड़े, अगर इलेक्शन इल्तवा की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी मंजूर करा ली जाए तब भी इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें तारीख से सबक सीखकर आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो का कहना था बानी PTI ने सियासत में जो किया आज वही भुगत रहे हैं। भुट्टो रेफरेंस केस पर चेयरमैन PTI का कहना था कि ये एक मौका है जिससे कानून, तारीख और अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त किया जा सकता है। पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फतुल्ला
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी पुरुमीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती। तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफरत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त। एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम तारीख़ को दुरुस्त करें। ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग दोहे। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं। आरोज के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले जारी हैं। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गईं। मियाँ अजहर के NA 129 लाहौर से कागजात मंजूर कर लिए गए। आरोज के फैसलों के खिलाफ ट्राइब्यूनल में अपीलों की समाअत। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदुखेल का एतराज़ मुस्तरद हो गया। हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने NA 59 PB 23 से कागजात मुस्तरदगी पर अपील की थी। NA 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गईं। लाहौर से मियाँ अजहर के NA 129 के कागजात मंजूर कर लिए गए। कराची में PS 108 से सरवत एजाज कादरी और PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपीलें मुस्तरद हो गईं। गोजरा NA 105 से PTI उम्मीदवार उसामा हमजा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PS 76 ठट्टा से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली की अपील मंजूर हो गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PB 16 कोयटा से लीगी उम्मीदवार फाइक जमाली के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के अदम दस्तयाबी जेब बाइस तोशा खाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तहरीक इंसाफ, ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुनों ने आवाज़ बुलंद कर दी। सीनियर क़यादत से इंसाफ मांगने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। नाराज़ कारकुनान का कहना है कि सीनियर और काबिल ओहदेदारों को नज़रअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट जारी किया गया है। कर्क से जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह भी एहतजाज में शामिल हैं। उनका कहना है कि कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। टिकट के असल हकदारों का हक मारा गया है। भारी रिश्वत देकर टिकट हासिल किए गए। भुट्टो सजाए मौत केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। भुट्टो रेफरेंस केस में चीफ जस्टिस के अहम सवाल। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि ये फैसला इंसाफ से ज्यादती है। मामला इंसाफ पर धब्बे जैसा है। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, हमारे सामने कानूनी सवाल क्या है? क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेकर राय दें? केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस की समाअत। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया। क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और इस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला किया।
चीफ जस्टिस का कहना था कि हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को केस दोबारा सुनना चाहिए। आपने कहा ये मुनफरद केस है, अदालत इसे बाकी केसेस से अलग देखे। मखदूम अली खान ने कहा फौजदारी केसेस में जहां सियासत शामिल हो, इंसाफ ना हो, इन्हें दुरुस्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, हमारे सामने कानूनी सवाल क्या है? क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। केस की मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा की मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साबिक पीपी रहनुमा को गले लगा लिया। लतीफ खोसा को देखकर बिलावल ने कहा लगाकर कहा, देखो देखो मुझे कौन नजर आया। देखो देखो मुझे कौन नजर आया। अब थोड़ा बेटा साइड जो सेनेट में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। MQM की माजी की पोजीशन नहीं रही। पंजाब अब दोबारा भुट्टो का ही होगा। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने कराची से बोरी बंद लाशों का सिलसिला खत्म कराया। पार्टी बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला आपको सरप्राइज देगी। जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया, ये नहीं आना चाहिए था, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। MQM इस वक्त पॉलिटिकली कराची में वो उनकी पोजीशन नहीं है जो किसी ज़माने में होती थी, क्योंकि लोगों ने MQM को तकरीबन 8 चांसेस दिए हैं कराची के लिए। मगर ये मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कराची में आज जो कुछ भी बेहतर हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने किया है और बेहतर किया जाएगा। ये चैलेंज है, हम कराची को दुनिया का बेहतरीन एक शहर बना के दिखाएंगे जो किसी वक्त बोरीबंद लाशों में, दहशतगर्दी में, बत्ताखोरी में ये शहर तबाह हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बोगस एतराज उठाए। शहबाज शरीफ कराची से मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल जहां से दिल चाहे इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध को तबाह बर्बाद किया। सिंध हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब के NA 242 के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया था। ये एतराज़ उन्होंने RO के पास भी उठाया और ये एतराज़ उन्होंने हाई कोर्ट में भी उठाया। आज उस पिटीशन के ऊपर एक फ्रिवलस किस्म की पिटीशन थी, एक बोगस किस्म के इल्ज़ामात थे, तो हमारा तो और कोर्ट ने बिल्कुल उसके ऊपर कानून और आइन के मुताबिक वो पिटीशन रिजेक्ट की। शहबाज साहब के NA 242 से कागजात नामजदगी जो है वो दुरुस्त करार दिए। अब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करते हुए, NA 242 की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू, ट्रिब्यूनल का फैसला फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के खिलाफ आने पर कहा फैसला एक निजी बैंक के एतराज़ पर दिया गया। अगर बैंक हल्के का वोटर है तो फिर फैसला दुरुस्त मानते हैं। हसनैन मिर्जा ने कहा हम भाग